एक्सपर्ट के चीज़ों के अब एक बार अब बहुत सारे पत्रकारों के साथ भी मित्रता है तो कहीं मिटना हो जाता है। उसमें से एक महाशय मेरे से कहने लगे कि भई असेंबली हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है। मैंने कहा भई आपने किसने बता दिया कि असेंबली मैन्युफैक्चर नहीं होती है? मतलब असेंबलिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। मैंने कहा कार पूरी की पूरी कोई सारे कंपोनेंट बनाता है, 1-2 बनाते हैं, चेसिस वगैरह, बाकी तो सारी असेंबली होती है। यानी मारुति या टाटा मोटर्स भी असेंबलिंग कर रहे हैं। एक तो एक जिन कार चीज़ों जब की आती है समझ उसके नहीं है। अंदर 25 डिफरेंट कंपनियों के या 50 डिफरेंट कंपनियों के कंपोनेंट होते हैं जी, जी, एक बहुत कार के ज़्यादा, अंदर। इससे भी ज़्यादा सर, मतलब हज़ारों हाँ कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल। छोटा-छोटा नट बोल्ट भी अलग से आ रहा है, नहीं, व्हील मैं अलग से आ रहा सिंगल, है। हाँ मैं सिंगल कार की बात कर रहा हूँ। अगर जी, होगा जी, तो जी, जी। 50-100 हाँ, हाँ। कंपनियों के प्रोडक्ट उसमें लगे होंगे। एंसिलरी इंडस्ट्रीज जिसे बोलते हैं, वो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं। हाँ। गुड़गांव में भी है जो मारुति का प्रोडक्ट बनाती है। बिल्कुल, मारुति बिल्कुल। अकेले थोड़े ना मैन्युफैक्चर कर रही है, या चेन्नई में हाँ। है। तो जी, जी। ये बात तो सही है। और जब एक और बात मैं कहूंगा कि एक्चुअली 2009, 8-9 के बाद, 2004 के बाद जब मनमोहन सिंह आए, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ रह गई थी? हुँ, हुँ। सब चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। जी, सब जी। चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो वो एवलो मैन्युफैक्चरिंग तो का भी खत्म हुई है, अब दोबारा मेड इन इंडिया हो रहा है। उसके अंदर बिल्कुल। असेंबलिंग भी है, लेकिन असेंबलिंग के अलावा यहाँ तो अब बेसिक चीजों की बातें हो रही है ना। आप आपने देखा होगा कि जो बेसिक आजकल, चूंकि इंडस्ट्री कोई भी हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैकेनिकल पार्ट से भी ज्यादा रोल प्ले करता है। आप तो इंजीनियर हैं, आप तो जानते ही हैं इस बात को। तो अब वो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है चिपसेट। जी। चिपसेट सिवाय चाइना के या ताइवान के या दो ताइवान। तीन और जगहों के कहीं बनता ही नहीं। नहीं, उसकी भारत और में अब मोदी, शुरुआत हो रही है। अब शुरुआत हो भारत रही है। में मोदी ने शुरुआत की है। जी, 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 जी। जी, जी। और इस बात को लेके चिंता जाहिर कर रहे हैं रघुराम राजन। वो कह रहे हैं कि जरूरत क्या है इंडिया को मैन्युफैक्चर करने की। अब ये तो एक माइंडसेट है ना सर, वो भी घोर वामपंथी हैं शायद। घोर वामपंथी हैं, और वो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनते देखना नहीं चाह रहे हैं। जबकि अब इंडिया अगले 20 सालों में चाइना को के लगभग बराबर आ जाएगा जी, मैन्युफैक्चरिंग हब के जी। रूप नहीं, वो तो हो ही रही है कि भई भारत के जो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन है, वो भी कहाँ पहुँच चुका है। वो मतलब 4 ट्रिलियन से पार पहुँच गया है और ऐसे बोला जा रहा है कि आगे आने वाले 10 सालों में वो 20 गुना बढ़ सकता, मतलब 20 गुना बढ़ सकता में। है। बिल्कुल, अमेरिका का बिल्कुल। 49 ट्रिलियन डॉलर के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जबकि वहाँ पे जो 50% लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, उसमें निवेश करते हैं। भारत में ये अभी 10-12% प्रतिशत के आसपास है। तो इसी जो एक विशेष बात है सर, क्योंकि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात आ गई है, तो इसके अंदर एक आंकड़ा ये भी है कि जहाँ पे जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जिनको ऑटोमोबाइल कंपनियां कहा जाता है, उसमें तो नट बोल्ट भी लगते हैं। तो नट बोल्ट बिल्कुल, वाले जो नट बोल्ट बनाते हैं, वो सिर्फ ऑटोमोबाइल को नहीं, वो दूसरी इंडस्ट्री को भी सप्लाई करते हैं। वो घर घर के काम में भी करते हैं, दूसरी असेंबली में भी उनका इस्तेमाल होता है। तो ये है कि अगर एम्प्लॉयमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अगर 25 लाख लोगों को है, तो जो सर्विस सेक्टर में है वो एम्प्लॉयमेंट उससे करीब 10 गुना ज्यादा है। 100%। और आज जितने भी देश हैं उनके अंदर जो है वो सर्विस सेक्टर 80% से, अमेरिका में 80% है और भी दूसरे में इसी तरह से 70% है। मतलब सर्विस सेक्टर का जो है वो रोल ज्यादा है, क्योंकि अगर कहीं चीज एक बन गई लेकिन उसको दूर सुदूर गांव में एप्पल हो गया साहब, एप्पल तो उग गया शिमला में, लेकिन उसको मद्रास तक पहुंचने के लिए तो सारा सर्विस सेक्टर का ही तो नेटवर्क है ना सर, चाहे उसमें बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन हो, हाँ, स्टोरेज हो, उसमें सेकेंडरी रिटेल हो। प्राइमरी सेक्टर के लिए भी सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर चाहिए। जी, जी, जी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण थी। अब जैसे अब हम राजनीति पे दोबारा लौटे, ये नॉर्थ साउथ की बात बिल्कुल, करें, बिल्कुल जरूरी है। तो जी। ये साउथ में जो 2 जो विशेष जो व्यक्तित्व हैं, एक तो अन्नामलाई जो कि
मतलब उनका बड़ा एकेडमिक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है कि वो इंजीनियर भी हैं, फिर उन्होंने एमबीए भी किया, फिर उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, फिर वो आईपीएस रहे, और उन्होंने बेंगलोर में वो एसपी रहे, और वहाँ के गुंडे बदमाशों को उन्होंने अच्छी तरह से ठीक किया। और सिंघम शायद इन्हीं के नाम पे, इन्हीं को एक उपनाम दिया गया था, और ये तमिलनाडु के उसके बन गए हैं, और ये वहाँ पे उन्होंने तहलका मचा रखा है। और एक है माधवी लता जो डॉक्टर हैं, जो जिन्होंने ओवैसी के सामने खड़ा कर दिया। ये दोनों प्रोफेशनल लोग हैं, मतलब नाक में दम कर दिया है, नाक में ना। दम कर दिया है ओवैसी की। उसके बारे में आपका क्या आकलन है, आपकी क्या जानकारी है सर, वो साझा करें। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि हेलो, जी जी, यस सर। थोड़ा सा बैकग्राउंड से शुरू करते हैं साउथ के। साउथ में यस इतना सर, यस सर। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, जी सर। और नॉर्थ को उसने पीछे कैसे किया। किसी जमाने में आज से 60 के दशक तक जो है, 70 के दशक तक जो है, कोलकाता इस देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब होता था। जी उसके बाद चूंकि वहाँ वामपंथ आ गया, वामपंथ में यूनियनबाजी हो गई, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां से शिफ्ट करना शुरू कर गए, मुंबई हब हुआ, फिर गुजरात हब हुआ, और उसके बाद जब कोलिशन सरकारों का दौर आया, गठबंधन सरकारों का दौर आया, जो कि शुरुआत होती है वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने से, जी और जारी रहती है वो नरसिम्हा राव के बाद तक भी, बल्कि मनमोहन सिंह के दौर तक भी कोलिशन गवर्नमेंट ही रही, जी जी। क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस को अपने दम पे 272 सीट मिल नहीं पाई। 543 में से अगर 272 मिली होती तो कांग्रेस के अपने दम पे सरकारें बनती, दोनों ही बार नहीं बनी। तो जी उसमें इंडस्ट्रीज, उसमें केमिकल इंडस्ट्रीज, इस तरह के जो महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे वो साउथ इंडियन, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये साउथ इंडियन मिनिस्टरों के हाथ में रहे, जो कि ये डीएमके वगैरह के हाथों में रहे। उन्होंने साउथ को प्रमुखता दी। जी साउथ इसलिए थोड़ा सा डेवलप ज्यादा हो गया, हालांकि चूंकि वो उन्होंने नॉर्थ साउथ और वहां पे हिंदुत्व को उन्होंने गालियां देना शुरू किया। इस वजह से क्या हुआ कि जो वहां के, जब हर चीज अति से ऊपर बढ़ती है तो उसका रिएक्शन और काउंटर शुरू होता है। अन्ना मलाई की जी। यात्रा वहां से शुरू होती है, और अन्ना मलाई जो है, क्योंकि प्रोएक्टिव आदमी, अभी तक तो अन्ना मलाई से पहले भी बीजेपी में तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष रहा होगा, है ना। येदुरप्पा से पहले भी कर्नाटक में कोई बीजेपी का अध्यक्ष रहा होगा, आंध्र प्रदेश में रहा होगा जब अनडिवाइडेड था, तेलंगाना नहीं था, और अब तेलंगाना में भी रहा होगा। कितने लोगों को मालूम है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, तेलंगाना में कौन है, कर्नाटक में आज येदुरप्पा किनारे हो गए हैं एज की वजह से भी, और कितने लोगों को मालूम है कर्नाटक में बीजेपी का अध्यक्ष कौन है। लेकिन सबको मालूम है अन्ना मलाई तमिलनाडु का बीजेपी जी जी अध्यक्ष है। जी जी, ये महत्वपूर्ण बात है, ये उसने जो महत्वपूर्ण। है ना, तो ये जो मैं जी देख रहा हूँ, तमिलनाडु जो है वो एक ऐसा पॉइंट बनेगा कि साउथ में बीजेपी की रिसर्जेंस जो होगी, रिसर्जेंस क्या होगी, पहली बार सर्ज करेगी, पहली बार इतना एफर्ट करने जा रही है, और धीरे धीरे वो बढ़ेगा, बैट होने वाली है वो वो भले ही उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तमिलनाडु में कम और दूसरे राज्यों में नजर आएगा, लेकिन उसका जो पिवटल पॉइंट है वो अन्नामलाई है। जी सर जी। एक साउथ के जो जानकार मित्र है, जो कि अमेरिका में रहते हैं, जेएनयू के पूर्व छात्र रह चुके हैं, और वो उन्होंने फेडरल रिजर्व बैंक में भी काम किया है और पहले रिजर्व बैंक में भी काम किया है, तो उनसे इस बात की चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि आमतौर पे सामने आती नहीं है, कि एक तो अन्नामलाई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये तो एक है कि पहले जितने भी बीजेपी के टॉप शीर्ष के नेता रहे तमिलनाडु में, वो सब अधिकतर ब्राह्मण थे, और एंटी ब्राह्मणिज्म वहाँ पर जो है वो एक 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 रियलिटी है, पॉलिसी वो पॉलिसी है, पॉलिसी है। और उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। उन्होंने एंटी ये भी ब्राह्मणिज्म बताया पॉलिटिकल कि आइडियोलॉजी। वहाँ के पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग स्फीयर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में ब्राह्मण पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं एक लंबे प्रोसेस के बाद में। अगर कोई सही बात आईपीएस आईएएस है तो वो नॉर्थ से गए हुए लोग हैं वहाँ पे, वहाँ नहीं है। वो एक तरह से पूरा वो एक हिंदू हेट और नॉर्थ की हेट और जो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स है उसका ये मुख्य रहा है। द्रविड़ तो उन्होंने एक तो बात ये कि अन्नामलाई ब्राह्मण नहीं है,
और दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो पूरी टीम बना रखी है, जो उनके साथ चलती है, उसमें से भी उन्होंने टैक्टिकली किसी ब्राह्मण को अपने सामने नहीं रखा है। और वो आदमी किसी होटल में ठहरता नहीं है, मतलब लोगों के यहाँ, और सारे के सारे जितने भी वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसका वो दौरा कर चुके हैं और उन्होंने वहां तहलका मचा दिया है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई देयर वाज नो अदर ऑप्शन अवेलेबल, कि डीएमके और एडीएमके के बीच में भयंकर करप्शन है। एक तो फैमिली रूल है, दूसरे लोग बीच में दोनों जो ही इनके, द्रविडियन है ना, दोनों की आइडियोलॉजी द्रविडियन है। हाँ तो उसी दोनों एक ही दूसरे से निकले हुए हैं वहां से। बिल्कुल। तो ये परिवर्तन अन्नामलाई की मेहनत और उनकी बुद्धिमत्ता और उनका जो कम्युनिकेशन है उसके कारण हो पा रहा है। तो जैसा आप बता रहे हैं, तो उसके अंदर निश्चय ही कुछ अमूलचूल परिवर्तन आए। तो इसके बारे में कोई आकलन हुआ सर कि भी कितना कुछ आ पाएगा? वो खुद तो कहते हैं कि डबल डिजिट में तो हम ले जाएंगे इसको, वो खुद ही 5-6 अन्नामलाई कह सीट रहे से हैं। कम तो आएंगी नहीं, 5-6 सीट तो आएंगी ही आएंगी तमिलनाडु में, और वो भी बहुत अच्छी शुरुआत होगी, मेरा मानना है। अच्छा, दूसरी बात, एक आपने अन्नामलाई की बात क्योंकि चल रही है, तो अन्नामलाई पहले साउथ के बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो खास तौर पे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो या तेलंगाना हो, कम से कम इन राज्यों में, कर्नाटक की बात थोड़ी अलग है, जो जी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पे निर्भर नहीं है अपनी पॉपुलैरिटी के लिए या बिल्कुल अपने बिल्कुल। पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए, बल्कि जी। बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप वहां अच्छा परफॉर्म करने के लिए अन्नामलाई पर निर्भर होती जा रही है। हम्म। तो ये अपनी स्टैंडिंग उनकी जो है ना, वो उनके लिए भी और बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी एडवांटेजियस है। अभी तक तो क्या होता था, किसी ब्राह्मण को जो संघ के बैकग्राउंड से निकला है उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता था। अक्सर वो अच्छी खासी बुजुर्ग अवस्था का होता था, वो बैठ के हाँ शांति से जो है, कई बार राज्यसभा में उसे इधर उधर मध्य प्रदेश से या कहीं से राज्यसभा का टिकट मिल जाता था, राज्यसभा में एमपी बन जाता था और प्रदेश अध्यक्ष बना रहता था, लेकिन पॉलिटिक वो मास बेस तो तैयार ही नहीं कर पाता था। जी जी जी, वो उस तरह का, वो उस तरह की जुझारू जो प्रवृत्ति थी नहीं उन लोगों में। थी वो एक नहीं। अलग ये उसकी आदमी, इस आदमी ने पैराडाइम शिफ्ट किया है जी जी। यहाँ पे एक बीजेपी बात के लिए। इसमें आपकी जो है आपका कि भाई ये जो अपने नेताओं को, नए नेताओं को, जो कि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आर्टिकुलेट हैं और कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, जिस तरह से ये इस तरह की लीडरशिप को चुनना भी, तो एक तरफ तो जो कह रहे हैं कि मैं फलाने को काट दूंगा, प्रधानमंत्री को काट दूंगा, उसको टिकट दिया जा रहा है। गुंडे जी। बदमाशों की मज़ारों पे और उनकी कब्रों पे बड़े-बड़े राजनीतिक वो जा रहे हैं, उनके घरों में जाके कर रहे हैं। दूसरी तरफ इस तरह के लोगों को चुन-चुन के एक महत्वपूर्ण आ रहा है। तो इस ये इस प्रक्रिया पे आपका क्या आकलन है सर? मैं थोड़ा सा इस मामले में ये भी कहूंगा कि मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि चुनाव जो होता है वो नैरेटिव्स के सहारे भी लड़ा जाता है। तो नैरेटिव्स तो बिल्कुल। बहुत क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और नैरेटिव्स क्रिएट करने के लिए पैसा भी, फंड आता है, बाहर से भी आ रहा है। जैसे कि हमने अभी जॉर्ज सोरोस का नाम लिया था, उसने जी, तो जी। कमिटी किया हुआ है। 1 बिलियन डॉलर छोटी रकम नहीं होती है। जी, तो जी, जी। अभी जैसे एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि लोकप्रिय नेताओं के खिलाफ चलाया जाता है नैरेटिव। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी के बाद अगर कोई देश में सबसे लोकप्रिय नेता है, तो अमित शाह के बराबर लगभग जो है वो योगी आदित्यनाथ है। जी, जी। अब योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी उनके अपने कामों की वजह से बहुत ज्यादा है। जी, जी। यूपी में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं, यूपी एक बीमारू स्टेट से उन्होंने जो है उसे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बना दिया है इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, वाइज, बिल्कुल। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। तो ये जो चीज है, ये अपोजिशन के लिए रेटलिंग है। और हुँ। उन्होंने इस तरह के नैरेटिव शुरू किए हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि राजपूत एक फॉल्स ग्रुप, कोई शादाब चौहान है, कोई इस तरह के जो मुस्लिम राजपूत, उनका एक ग्रुप बनाया, राजपूत ऑफ इंडिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सोशल मीडिया ग्रुप बनाया। उस पर कह रहे हैं राजपूत जो है हिंदुस्तान के, वो योगी को वोट नहीं देंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। तो ये ये डिवाइड चल करने रहा की, हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। है, ये एक षड्यंत्र चल रहा है सर। तो ये नैरेटिव साउथ में भी इसी तरह से चलते हैं, द्रविड़ के नाम से, पेरियार के नाम पे,
ब्राह्मणों के खिलाफ होने के, जबकि ब्राह्मणों ने कोई बहुत बड़ा नुकसान साउथ का किया नहीं है। हालांकि वहां पे चूंकि ब्राह्मणों की पॉपुलेशन, वो पढ़े लिखे होते थे, जी पॉपुलेशन में जी। कम थे, लेकिन वो इसीलिए हायर पोजीशंस भी अख्तियार करते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा थोड़ी ना कि वो असामाजिक व्यक्ति थे। हम्म लेकिन नैरेटिव के सहारे आज उनके खिलाफ एक एनवायरमेंट बन गया ब्राह्मणिज्म के खिलाफ। हम्म। वो टूट रहा है सर, लग रहा है आपको कोई टूट रहा है, अब टू- उसमें परिवर्तन? टूट रहा है, निश्चित रूप से टूट रहा है। और जी। ये जो चुनाव का नतीजा जब 4 जून को आएगा, इसके बाद हम्म बहुत कुछ बदलेगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोदी लौट रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोदी पहले से ज्यादा सीटें लाके लौट रहे हैं। और हम्म। उन्होंने जैसा कहा है कि अभी तक जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जो पॉलिसीज हुई, जो डिसीजन हुए, वो तो मात्र ट्रेलर था। जी असली चीजें तो अब होने वाली हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी कुछ चीजों पे जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, जी 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 जी। और जो लोअर लेवल ऑफ करप्शन है, कि आपकी फाइल जब तक अगली टेबल पे नहीं जाती है, जब तक आप उस पर वजन ना रख दें, इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं, इन पे काम होगा। कुछ चीजें हुई हैं, जैसे अभी संकल्प पत्र में, मैंने अभी ध्यान से पढ़ा नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले, इस जी जी शो शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही वो रिलीज हुआ है। जी जी लेकिन जी। एक दो अच्छे पॉइंट मेरे ध्यान में आए। तो वो ये कि पीछे 70 साल से हर आदमी ऊपर, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप का हो, उसको हाँ, उसको वो आयुष्मान मिल। कार्ड मिलेगा। हाँ। कितनी बड़ी बात है। आदमी 70 साल तक तो निकाल दे, लेकिन उसके बाद वो बेचारा कहीं पड़ा होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है इलाज कराने का। 5 लाख तक हर साल उसको फ्री इलाज कराने का अवसर भी मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ये। मोदी जो है वो नहीं कुछ बेसिक चीजों पर काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसी बेसिक चीजों पर काम करने का फायदा मिल रहा है। नहीं, एक ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ वो नई चीज ला रहे हैं, वो बोल रहे थे, उस समय पूरा सुन नहीं पाया मुझे मैं। अभी संकल्प तो पत्र ये को पढ़ने का इतना समय मिला नहीं है। हम आउट ऑफ चाहेंगे बॉक्स। कि एक शो आप संकल्प बिल्कुल पत्र पे भी, बिल्कुल, और इसको आप अध्ययन कर न्याय लें। पत्र के कंपैरिजन पे भी करें। जो जी जी कांग्रेस का सर, न्याय इसको आप पत्र है, अध्ययन और कर जो लें। उस पे हाँ किसी दिन करते हैं। जी, उसमें आप अध्ययन कर लें, फिर निश्चय करेंगे। कोई महत्वपूर्ण बात है, हाँ, क्योंकि उसमें कुछ पाथ ब्रेकिंग जो है वो इशारे, कुछ संकेत मिल रहे हैं। जैसे ये रेलवे, मतलब सड़कों पे इस तरह के विश्राम स्थल बनाना और मेडिकल हेल्प ड्राइवर्स के लिए रखना, उसको क्रिएट करने की जो बात है, वो एक नई तरह की बात है। और ये बहुत सारा जैसा लग रहा है कि वो सुझाव, हर कोई व्यक्ति उनको सुझाव, तो बहुत सारे सुझावों में एक टीम बैठी हुई है, वो उसमें से ढूंढ के निकालते हैं भी क्या हो सकते हैं, उनके सामने रखा जाता है। तो सब ये इसकी तमिलनाडु में जैसा आप बता रहे हैं, और दूसरी जगह से भी ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन है। कितना होगा ये देखना है। लेकिन वहां पे इनकी जो छटपटाहट है, जो पुरानी द्रविडियन पार्टियों की, और जिस तरह से वो उटपटांग स्टेटमेंट लगातार दिए जा रहे हैं, और उसका पूरी तरह से सामना अन्नामलाई कर रहे हैं, तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन अब वहां से अगर हैदराबाद की तरफ ही एक एक डॉक्टर है, एक लेडी डॉक्टर है, माधवी लता, उन्होंने जो है वो बैरिस्टर साहब की जो है वो हवा टाइट कर रखी है। देखिए माधवी लता जो है डॉक्टर हैं, और हम्म, उसी इलाके की है जिसके जी हाँ, ओवैसी जी हाँ, है। जी और उनकी जो है महिलाओं के अंदर अच्छी पैठ है। तो ओवैसी को जो डर है, वो एक्चुअली चूंकि वो तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इसी वजह से जी। ओवैसी लगातार जीतते आ रहे हैं। हम्म और उनके लिए अभी तक तो वो सेफ ही सीट रही है, और मुझे लगता नहीं कि अभी वो आ, इतनी उनकी पोजीशन कमजोर हुई है कि वो बुरी तरह हारे। हो सकता है मुकाबला टाइट हो। माधवी लता के हम्म लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मोदी ने उन्हें खड़ा किया है, मोदी ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया है। उनकी एक जो पॉडकास्ट हुआ था, उनका कहीं हम्म। पॉडकास्ट हुआ था, या उनका जो आपकी अदालत में उनका एक हाँ प्रोग्राम था, हाँ, उसको आपकी मोदी ने अदालत में शेयर और किया भी था। कई जगह, और भी, हाँ, और भी कई हाँ, जगह। उसको मोदी ने शेयर भी किया, और शेयर किया कमेंट के साथ कि आपने सुपर परफॉर्मेंस एट आपकी अदालत, जी। माधवी लता को। और एक एक पब्लिक प्रोग्राम में हैदराबाद में जो है, माधवी लता किनारे में बैठी हुई थी, तो अमित शाह ने उनको सामने बुला के सम्मान हम्म दिया। हम्म। पब्लिक मीटिंग में, स्टेज के ऊपर की बात है। तो अब उनका उनका भविष्य स्वर्णिम है, भले ही वो हार भी जाए चुनाव। और वो हाँ, नहीं, एक उनके बहुत इस बड़ा तरह के कांटा जो है ओवैसी हम्म। की राह में बिछा दिया गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक इस तरह की जो नई, बहुत ही ऊर्जावान और पढ़ी लिखी, जो है ना, वो समझदार जो लीडरशिप नई क्रिएट की जा रही है,
वो इट इज इसमें ऑल्सो एक ए समस्या सिग्नल जो टू द आती है वो ये आती है कि जो मुस्लिम पुरुष हैं वो महिलाओं को अपने हिसाब से अपनी थिंकिंग के हिसाब से वोट देने की स्वतंत्रता देते नहीं है, जी वरना जी। माधवी लता के लिए ये चुनाव जीतना बहुत मुश्किल नहीं होता। हाँ, लेकिन वो बहुत सारा परिवर्तन उनके आने से वहाँ की राजनीति में इसके आगे भी शायद उनके जो प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा रही सर आपके साथ में, और नॉर्थ साउथ को भी डिस्कस कर लिया। अमेरिका में जो उधम करने वाली लड़की है वहाँ से लेकर के फिर और मिडिल ईस्ट को भी कर लिया। तो इन सारी चीज़ों पे आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अरुण प्रताप सिंह नमस्कार। जी, नमस्कार। और हम आपके पास फिर लौटेंगे इसी विषय में, और जो संकल्प अवश्य। पत्र है उसका भी आप अध्ययन कर लेंगे, हम भी थोड़ा उसको देख लेंगे, तो उसपे भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है, उसमें उसका प्रतीक्षा रहेगी। तो बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। सर, और आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे आपसे जल्दी। जी अवश्य। जी। तो हमने बातचीत की जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री अरुण प्रताप सिंह जी से। तो उसमें कई विषयों की चर्चा हुई कि अमेरिका में जो एक लड़की है उसने उसमें अपने मेयर और उसको किस तरह से धमकी दी और उसके ऊपर केस चल गए हैं। वो वाम मतलब घोर वामपंथी है, लेकिन घोर वामपंथी अमेरिका में ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। उसके बाद में मिडिल ईस्ट की बात भी हुई और भारत की राजनीति में क्या हो रहा है और किस तरह से जो है वो दक्षिण में नए नेताओं के आने से एक ऊर्जा की स्थिति है, जिससे शायद राजनीति में आने वाली राजनीति में बहुत ही बड़ा अंतर और उसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद। नमस्कार।